मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। क्लास 12th आईएससी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रे ऑप्टिक्स ही आपके स्कूलों में अभी चल रहा होगा जब से लेक्चर अपलोड होने लगे। अच्छा, तो आप लैग ना करें, इसलिए हम कोर्स को आपके पेज पर ही लेकर आए। प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल, ये आज का एजेंडा है। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल एंगल देखेंगे और फिर प्रिज्म में क्रिटिकल एंगल की वजह से TIR का क्या कॉन्सेप्ट आता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिज्म को समझें कि प्रिज्म क्या है। देखिए बेटा, ऐसा कुछ प्रजाति प्रिज्म की कहलाती है। हमें इस पूरे झंझट से कोई मतलब नहीं रखना है। 10th क्लास में पढ़कर आए हो कि ये जो चीज है, ये जो फिनोमेना आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्पर्शन कहलाता है और डिस्पर्शन से आपको कोई खास लेना देना फिलहाल नहीं है। आगे भविष्य में आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्पर्शन पे एक बिल्कुल बढ़िया सेपरेट लेक्चर करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल डिस्पर्शन है, ये प्रिज्म, वैरायटी प्रिज्म कहलाती है। ध्यान से देखो, ये सामने वाला फेस है, ऐसे पीछे साइड जा रही है, ऐसे इधर पीछे साइड जाएगी और ये आपस में मिल जाएंगे। फिर पीछे से देखोगे, ये इधर जा रहा है ऐसे और इधर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा, इधर जाएगा और आपस में मिल जाएगा। ठीक है मेरी बात? ये रेक्टेंगुलर साइड है, इस रेक्टेंगुलर साइड पे रे पड़ रही है, इधर मुड़ रही है और इस वाले रेक्टेंगल से फिर ये बाहर आ जा रही है। लेकिन हम इस ट्रायंगल से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगुलर साइड है, इसे ही हम प्रिज्म के नाम पर बना देते हैं। 3D डायग्राम नहीं बनाते, पर हम 3D डायग्राम बनाना भी नहीं चाहते। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आगे की कहानी देखो बेटा। सबसे पहले समझाते हैं कि प्रिज्म क्या चीज होती है, उसे देखो। प्रिज्म एक ऐसी बॉडी है जिसमें एक ऑप्टिकल मीडियम जैसे ग्लास, प्लास्टिक, वाटर कुछ भी बाउंडेड है और इसमें दो सरफेसेस हैं जो प्लेनर हैं, स्फेरिकल नहीं है, कर्व्ड नहीं है, प्लेनार सरफेसेस हैं और वो प्लेनार सरफेसेस एक दूसरे पर इंक्लाइंड है। आप देख रहे हैं कि दो सरफेसेस जो हैं प्लेनर सरफेसेस एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। ठीक, हम क्या लिखेंगे? मीडियम प्रिज्म की डेफिनेशन देखना। अ मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेनार surfaces inclined to each other। यानी कि दो सरफेसेस जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड है और दोनों सरफेस स्फेरिकल नहीं है, प्लेनार है, ऐसे दो सरफेसेस के बीच में भरे हुए मीडियम को हम प्रिज्म बोलते हैं। तो ये जो डिवाइस बनकर आया है, ये प्रिज्म। इस प्रिज्म में कहीं से भी लाइट डालोगे, एटलीस्ट दो सरफेस से रिफ्रैक्शन बेयर करेगी। दो सरफेस से रिफ्रैक्शन में हम कोशिश करते हैं कि जो रे आ रही है ये साइड वाले रेक्टेंगल पर पड़े, रिफ्रैक्ट हो और इस साइड वाले सरफेस से निकल जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि इस साइड वाले और इस साइड वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उन दो सरफेस के बीच के एंगल को एपेक्स एंगल और या तो फिर एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखना बेटा, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। जो दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उन दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब अगर रिफ्रैक्शन इधर होता तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता। इसका मतलब अगर रिफ्रैक्शन इधर होता तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अच्छा, ये कहानी। हाँ, एक छोटी सी बात और तुम्हें बताता हूं। इसे देखो, ये जो ट्रायंगुलर फेस है, ये ट्रायंगुलर फेस बेसिकली कहलाता है प्रिंसिपल सेक्शन। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल सेक्शन। किसका प्रिंसिपल सेक्शन? प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन। क्यों कहते हैं इसे? बेसिकली ये वो प्रिंसिपल सेक्शन है, ये वो सरफेस जिससे हम लाइट को आता हुआ, रिफ्रैक्ट होता हुआ, इमर्ज होता हुआ देखेंगे। तो डायग्राम बनाते समय हम सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन की ड्राइंग करते हैं। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अगली कहानी बताइए। अगली कहानी देखिए, डेफिनेशन जो है या जो भी कह लें,
refraction, deviation through prism. रिफ्रैक्शन या डेविएशन थ्रू प्रिज्म पढ़ा रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। मतलब रिफ्रैक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत डेविएशन के बारे में बताएंगे कि प्रिज्म से डेविएशन कैसे होता है। अच्छा, तो चलो बताओ, देखो बेसिक आइडिया बच्चों ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगुलर फेस बना दिया हमने प्रिज्म का, इन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एक रे इंसिडेंट करा रहे हैं इस तरह से। जो रे इंसिडेंट करा रहे हैं, अगर इसका पाथ एक्सपेक्ट करना हो तो ये पाथ एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब ये रे मुड़ जाएगी, अच्छा लगा। अब फिर से आप देखें, इसका भी अगर कोई पाथ एक्सपेक्ट करना हो तो यही पाथ एक्सपेक्ट किया जाएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको अभी और सीधा ही जाना चाहिए था, इस तरह का सीन। लेकिन अब फिर से ये रे मुड़ जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, तो एक सीधा सा लॉजिक बेटा तुम्हारे सामने है कि तुम्हारे सामने एक प्रिज्म का डिवाइस पड़ा हुआ है और यहाँ पर तुम बाहर एयर देख पा रहे हो और अंदर तो तुम ग्लास या प्लास्टिक या वाटर या किसी भी तरह का कोई मटेरियल है, और इधर भी बाहर तुम एयर ही देख पा रहे हो। ये रे इस तरफ बाहर गई, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। तो आप नामकरण संस्कार कर लीजिए इनके। तो नामकरण संस्कार जब करेंगे तो इसका नाम रखेंगे बेटा इंसिडेंट रे। क्या रखेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकल रही है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हैं, इस तरह के रे को नाम दिया जाता है इमर्जेंट रे। थोड़ा बहुत नॉर्मल की चित्रकारी करनी चाहिए, नॉर्मल बड़ा जरूरी चीज है। तो नॉर्मल बनाया, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। किस पर होता है, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल है। मेरे हिसाब से बात बन गई, ये रहा। तो अगर आप नॉर्मल देखें तो इस प्रकार से नॉर्मल, यही नॉर्मल बेटे हमें यहाँ बनाना है, एंड वी हैव गॉट सम नॉर्मल हियर। नॉर्मल बन गया भाई, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट इंसिडेंस कहलाएगा। नॉर्मल के साथ एक टोटल एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। नॉर्मल के साथ ये एंगल R1 एंगल कहलाएगा। नॉर्मल के साथ ये एंगल R2 एंगल कहलाएगा। जब सारे R1 R2 हो गए, ये एंगल डेल्टा 1 डेविएशन का एंगल है, क्योंकि इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड के बीच के एंगल को डेविएशन कहते हैं। अब ये रे सीधे जाना था और यहाँ मुड़ गई, तो लॉजिकली ये सेकंड टाइम डेविएशन हुआ। और अगर तुम अब इस रे को बैक प्रोड्यूस करो कि देखो ये कहाँ से आती हुई तुम्हारी आंखों को लगेगी, तो तुम्हारी आंखें ऐसा फील करेंगी जैसे रे यहाँ से आ रही है, जब मैंने दिखाया। तो लॉजिकली डेल्टा 2 है, तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी डेल्टा 2 हुआ। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 मिलाकर कितना हो गया बेटा, ये हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो है ये नेट डेल्टा कहलाता है, टोटल डेल्टा कहलाता है। ये कहानी है अभी तक इसके डायग्राम की। तो डायग्राम को कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखो। इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल बनाओगे, सीधा इसको डॉटेड लाइन बना दोगे, इंसिडेंट पाथ। रिफ्रैक्ट कराओगे, नॉर्मल बनाओगे, सीधा इसको डॉटेड लाइन बनाओगे, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमर्जेंट रे हो जाएगी। अब यहाँ से बेसिक ज्योमेट्री चालू होती है, और बेसिक ज्योमेट्री में क्या क्या काम करना है वो देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं। हम इस पर कुछ नाम देते हैं। इस पॉइंट का बेटा P, इस पॉइंट का नाम दिया Q, जहाँ नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो R, और ये प्राणी है S। तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, देखो बहुत ध्यान से मैं लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल P Q R S, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ध्यान दो कि ये एंगल बच्चे 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। तो बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर के 90 यानी 180 एंगल चले गए। तो जो आमने सामने के एंगल बच रहे हैं इनका सम 180 होना चाहिए। इसका अर्थ ये निकल कर आ रहा है
एंगल ए प्लस नीचे वाला जो एंगल है जिसको एंगल क्यू आर एस बोल रहे हैं इसको मिलाकर ये 180 होना चाहिए। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जा रही है बेटा 180 माइनस एंगल क्यू आर एस। हमने ए की वैल्यू जो है वो निकाल कर रखी हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, ए की वैल्यू निकाली, इसे डब्बे में बंद करें। अब एक ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल कौन सा क्यू आर एस, इस ट्रायंगल को देखें तो हम देखते हैं ट्रायंगल क्यू आर एस। ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो एक एंगल R1 है, एक एंगल R2 है और फिर तीसरा एंगल है वो है QRS। तो ये सब मिला के कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 को अगर तुम देखोगे तो ये बन जाएगा 180 माइनस QRS। सर ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए, ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन में देखो तुम राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है, जवाब है। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब मुझे इस तरह लिखना चाहिए कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में A इक्वल टू R1 प्लस R2 इस तरह का होना चाहिए। ये इक्वेशन हमने यहाँ सेटल कर ली, काम की, एक इंपॉर्टेंट। दूसरी बात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है, या एक्सटीरियर एंगल का यूज कर। देखो एक ट्रायंगल है ये और ये, देखो ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में डेल्टा 1 डेल्टा 2 इंटीरियर एंगल है और ये जो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जिसे डेल्टा नेट बोल रहे हो ये चीज एक्सटीरियर एंगल बन जाएगी। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब जैसे तुम टोटल डेल्टा कह रहे हो वो एक्चुअली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर है, यानी सम के बराबर। इसका सम निकाल लो, खेल खत्म, पैसा है, ये कर लिया तुमने। और जब ये काम कर लिया तो एक काम करो, अब एक काम करो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, देखो ये आई है और इसका वर्टिकल ऑपोजिट है, दोनों मिलाकर ये मिलाकर यानी डेल्टा 1 प्लस R1। यानी मैं यहां लिख सकता हूं I इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। पर यहां वर्टिकली ऑपोजिट देखो ये पूरा का पूरा E है बेटा, हाँ E, इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये आएगा, जवाब ये आएगा R2 प्लस डेल्टा 2। यानी E की वैल्यू हो गई बेटा क्या डेल्टा 2 प्लस R2। दोनों को बेटा ऐड कर दो, ऐड करने पर आएगा I प्लस E, ये वैल्यू बनेगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस R1 प्लस R2। आप जानते हैं कि R1 प्लस R2 आप बगल में A लिख कर आए और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आप बगल में डेल्टा लिख कर आए। तो इस वजह से I प्लस E की जो वैल्यू है वो बन गई डेल्टा प्लस A, यानी हमारे डेल्टा की वैल्यू बन गई I प्लस E माइनस A। जिंदाबाद, बढ़िया फॉर्मूला बना लिया। इसी को हम नाम देते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। बिना डरे इसे एंगल ऑफ डेविएशन नाम दे दें और कहें कि आपने एंगल ऑफ डेविएशन की डेरिवेशन कर ली। बिल्कुल 10th क्लास कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। आपको ये 9th 10th से ये डायग्राम प्रिज्म का आता है। 9th 10th से क्योंकि डायग्राम आपको अच्छी तरह आता है तो प्रिंट आप बना लेंगे। प्रिंट ये प्रिंट कैसा है, इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड जा रही है, इमर्जेंट निकल जा रही है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे I R1 R2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 और E ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाई, ये निकाला वो निकाला, डेविएशन आ गया। छोटी सी बात और बोलता हूं आपको, ये टॉपिक उसके बाद कवर हो जाएगा कि डेविएशन की वैल्यू जो है ना वो इंसिडेंस के एंगल पर डिपेंड करती है। तो डेल्टा मिनिमम डेविएशन तब मिलता है जब I की वैल्यू E के बराबर होती है। इसका कोई प्रूफ है तो बेटा प्रूफ में मैथमेटिकल ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जिनको मैं भी यहाँ आपके सामने सॉल्व नहीं कर पाऊंगा और आप भी नहीं कर पाएंगे। तो सारी कहानी इस बात की है कि डेल्टा मिनिमम यानी जो डेविएशन आ रहा है इसको अगर तुम मिनिमाइज करना चाहो तो मिनिमम डेविएशन तुम्हें तब मिलेगा जब I और E आपस में बराबर होंगे। तो जब I और E आपस में बराबर होंगे तो डेल्टा की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे डेल्टा मिनिमम, और डेल्टा मिनिमम में I है और E की जगह भी फिर I लिख दे क्योंकि E और I बराबर होने पर ही डेल्टा मिनिमम आता है। तो डेल्टा मिनिमम का जो बेटा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2I माइनस A, और ये बन गया एक आलीशान डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला। इस पूरे टॉपिक का एजेंडा ये डेल्टा मिनिमम निकालना था, मिनिमम डेविएशन निकालना था। ये मिनिमम डेविएशन निकालने के बाद 3 नंबर का सवाल आपके पेपर में कंप्लीट हो जाता है। ये सेगमेंट खत्म हो, इसके बाद अब हम इसे जोड़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। चलिए देखते हैं, इसे जोड़ते हैं अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे जोड़ेंगे समझ लो। ये ध्यान देना बेटा कि जब भी कभी I और E आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे समय पे R1
और R2 आपस में बराबर होते हैं और ये वैल्यू a/2 के बराबर होती है। मैं दोबारा लिखता हूँ, प्लीज सुनना थोड़ा सा। मैं लिख रहा हूँ कि जब भी कभी I इज इक्वल टू E, जब भी ऐसा हो जाएगा तो ऐसे में जो डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम बन जाएगा, मतलब डेविएशन की मिनिमम वैल्यू हम लोग अचीव करेंगे। और ऐसे समय पे पाया जाएगा कि R1 की वैल्यू बच्चा R2 के बराबर है और ये वैल्यू a/2 के बराबर है, इसे ही हम R लिख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? जवाब नहीं। तो चलो बच्चा एक काम करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसे जोड़ो। हम लोग लिखते हैं sin I डिवाइडेड बाय sin R और ये बन गया हमारे लिए n2/n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म ऊपर और एयर का नीचे। अच्छी बात है, तो सुंदर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या किया जाए? अब कुछ खास नहीं, इससे लिखा जाए sin I डिवाइडेड बाय sin R इक्वल टू n। और यहां पर अब जो बात आती है वो ये कि R को भी रिप्लेस करो और I को भी रिप्लेस करो। R को कैसे रिप्लेस करो? a/2 से। और I को कैसे रिप्लेस करो? I को रिप्लेस करो यहां से, मिनिमम डेविएशन के केस से। तो जरा I निकालो। 2I का फॉर्मूला देख बच्चा क्या है? डेल्टा मिनिमम प्लस A। I का फॉर्मूला क्या बना बेटे? डेल्टा मिनिमम प्लस A होल डिवाइडेड बाय 2। ये तो I की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू वैसे ही आ गई a/2। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बनकर आता है sin I की वैल्यू क्या है बेटा हमारे लिए? डेल्टा मिनिमम प्लस A होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय sin R और R की जगह क्या लिख लोगे बेटा? a/2 and this becomes the good formula। ये है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन का संबंध। 10th क्लास में सिर्फ डेविएशन का एंगल पूछा जाता है और 12th क्लास है तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जोड़ना कंपलसरी है। तो जब भी डेविएशन का सवाल आए, मिनिमम डेविएशन का सवाल आए तो दिमाग में रखना है कि उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही जोड़ना है। अब एक और चीज इसी टॉपिक में बच्चों, इस टॉपिक का ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेविएशन की वैल्यू और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। डेविएशन का ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इस तरह वेरी करता है। इस तरह वेरी करने का मतलब आप कहीं ना कहीं मिनिमम डेविएशन फाइंड कर रहे हैं और उस मिनिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग देखें कि I की जो वैल्यू है वो पक्का पक्का E के बराबर है और ये जो डेविएशन है बेटा ये मिनिमम है। अगर आप I की वैल्यू और कम करते हैं तो भी डेविएशन बढ़ता है, I की वैल्यू इससे बढ़ाते हैं तो भी डेविएशन बढ़ता है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में आपको डेविएशन मिनिमम नजर आएगा। और ये जो वैल्यू दी हुई है, जो लिखी हुई है आपके सामने बोर्ड पर, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, स्केल पर नहीं, स्केल पे बनाना भी नहीं होता है, स्कीमेटिक ग्राफ है, ऐसा शक्ल दिखाई देती है ग्राफ, ये बना होता है। तो ये पूरा सेगमेंट हो गया बेटा प्रिज्म का। अब प्रिज्म से डेविएशन और रिफ्रैक्शन कर लिया। चर्चा करते हैं क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को निकालने के बाद हम प्रिज्म में ही TIR के केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले जो अगला कॉन्सेप्ट है उसे हम कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल। बच्चों को ध्यान से देखना, ये हमारा क्रिटिकल एंगल क्या है। मैं छोटी सी बात बोलता हूं, रिफ्रैक्शन करा रहे हैं बेटा, हमारे पास ये डेंसर मीडियम, ध्यान से देखना, और ये रेयर मीडियम। अगर डेंसर है तो रे आ रही है, डेंसर से रेयर से ले, रेयर से रे आ रही है। अब इस रे को कहां जाना है? वैसे तो सीधा जाना है, लेकिन तुम जानते हो कि मीडियम हो गया है चेंज। अब क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है इस वजह से नॉर्मल पड़ जाएगा। नॉर्मल पड़ा तो तुमने कहा कि अब तो रे मुड़ेगी। कहां मुड़ेगी? सर रेयर से डेंसर जा रही है। रेयर से डेंसर जाने का मतलब है टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, यानी ऐसे मुड़ेगी। ये मुड़ रही, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर तुम इसको और मुड़ते जाओ तो ये रो और मुड़ती जाएगी, साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, स्नेल्स लॉ। लेकिन आप देखो क्योंकि आई की वैल्यू ज्यादा है और आर की वैल्यू कम है तो इंसिडेंट रे पहले 90 एंगल बना लेगी और रिफ्रैक्टेड रे भी हवा में रह जाएगी। लेकिन इसका उल्टा करो, एक बार चेक करो। मैंने यहां पे कहा कि डेंसर मीडियम, ध्यान से सुनना,
और अब क्या कह दिया बेटा कि रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में आपने रे को डाला और डेंसर मीडियम में रे डालने के बाद आप नॉर्मल बनाओगे। हमने नॉर्मल बनाया। अब इस रे को कहाँ जाना था वो याद करो। अब इस रे को जाना तो सीधा रहा है। लेकिन ये रे मुड़ेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से। तो ये आपने रिफ्रैक्शन का कुछ केस बना लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बच्चों अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाऊं, इंसिडेंस के एंगल को और बढ़ाऊं, तो क्या रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ेगा? जवाब में और बढ़ेगा, यानी रे और नीचे आएगी। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये एंगल बढ़ेगा। ये रे ऊपर मुड़ेगी, ये रे नीचे मुड़ेगी। कौन सी रे पहले 90 का एंगल बनाएगी? ये वाली। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो कैसे दिखाई देगा? ध्यान से सुनना, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला केस आया है, ये रेयरर से डेंसर में नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ डेंसर से रेयरर में आया। तो जो फिनोमेना पढ़ाया जा रहा है वो डेंसर से रेयरर ट्रांसमिशन के लिए ठीक है, रेयरर टू डेंसर नहीं, डेंसर से रेयरर के लिए ठीक है। तो यानी डिफाइन करना पड़ेगा कि जहां से रे आ रही है वो डेंसर है और जहां रे जा रही है वो रेयरर है। यानी कि हम एंगल को और बढ़ाएं, और बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद एक प्यारा सा नॉर्मल डालें और नॉर्मल डालने के बाद आप पाएंगे कि जो रे है वो सरफेस पर चलने लगेगी। और जब ये रे बच्चों सरफेस पे चलने लगेगी तो हम कहेंगे अरे ये तो 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन बना रही है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है और आर की वैल्यू 90 हो गई। जिस वक्त ये रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो जाएगा हम इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलने लग जाएंगे। क्या बोलने लगेंगे? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल की परिभाषा क्या बनाएंगे? कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which refraction या refracted ray grazes on the surface and R becomes 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो जाए और रे सरफेस पे ग्रेज करने लग जाए। ये ग्रेज करना, घास चरना किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेज करना। ग्रेज करना मतलब जो रे है वो मीडियम में ना जाकर इंटरफेस बाउंड्री पर ट्रेवल करने लग गई, इसे ग्रेजिंग बोलते हैं। तो जब भी कभी ग्रेज करने लग जाए रे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंस का एंगल है, ये इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which the refracted ray grazes on the surface and the angle of refraction becomes 90 is called as critical angle। तो कौन है critical angle? वो critical angle यानी वो angle of incidence जिसके corresponding refraction का angle 90 हो जाता है। क्या बात है, critical angle निकाल लिया तुमने? हाँ, रिश्ता निकालोगे क्या? हाँ, रिश्ता निकालते हैं। तो हम लिखते हैं relation between refractive index and critical angle। ये एक आर्टिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इससे डील करना है। मैं रेयरर मीडियम को जरा एयर मान लेता हूं और एयर मानने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n कंसीडर कर लेते हैं। तो एक काम करो, स्नेल्स लॉ यूज करो। क्या यूज करो? स्नेल्स लॉ। देखना बेटा, यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि sin i डिवाइडेड बाय sin r इक्वल टू n2 बाय n1 यानी n2 अपॉन n1। sin i की जगह देखो क्या लिख रहे हो। जिस वक्त तुमने इंसिडेंस के एंगल की जगह क्रिटिकल एंगल लिखना शुरू किया तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल का इंसिडेंस होगा रिफ्रैक्शन अपने आप 90 हो जाएगा। यानी r की जगह क्या लिख रहे होगे बेटा? sin 90। अच्छा, n2 कौन है? n2 वो जहां रे जा रही है, यहां जा रही है। n1 वो जहां से रे आ रही है, यहां से। यानी n2 ऊपर और n1 नीचे। sin 90 बेटा हो गया 1, यानी हमारे लिए आंसर आया sin IC इक्वल टू 1 अपॉन n। और बेसिक आइडिया ये है कि यही फॉर्मूला है, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताबों में ये आंसर इस तरह लिखा मिलेगा। मैं इधर लिख देता हूं, cosec IC इक्वल टू n। तो बात तो वही है, रेसिप्रोकल बना दो, 1
sin क्या बनेगा cos और 1/n क्या बनेगा n बेसिकली। तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रिलेशन। ये 2 नंबर में सवाल आया हुआ है बोर्ड में, तो आप पढ़ेंगे तो ये है भी छोटा सा, ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये उसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले को एक बार गौर से देखिए। फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है? फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि भैया sin IC इक्वल टू 1/n। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल घटेगा। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना छोटा आपका क्रिटिकल एंगल। क्या बात है, तो कंपेयर हो जाएगा, जवाब यहाँ हो जाएगा। अच्छा सही बात है, जवाब यहाँ सही बात है। एक काम करो, एक रे बनाओ, ये बाउंड्री, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, ये निकाली परपेंडिकुलर, ये निकालो। अब ये रे तो इधर चली जाएगी, फिर आगे चल के कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये रे हमारी ग्रेस करने लग जाएगी। तुम कहोगे सरफेस से ग्रेस कर रही है, ये तो क्रिटिकल एंगल का केस है। और जिस वक्त रे ग्रेस करने लग गई, इसके बाद की रे का क्या होगा? ये रे तो और आगे आ गई, देखो ध्यान से, ये सीधी जा रही थी, फिर ये और मुड़ी, आगे वाली और मुड़ी, आगे वाली और मुड़ी और ग्रेस करने लग गई। तो जो और आगे जा रही है, क्या वो अब और मुड़कर अपने ही पाथ पर वापस आ जाएगी क्या? इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा क्या? ये तो मीडियम ट्रांसपेरेंट है। एक्चुअली अगर इस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंस करा दो तो रे और मुड़कर अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है। और जबकि रे अपने ही मीडियम में बच्चों वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नया कॉन्सेप्ट है। मैं 5 मिनट इस पे बोलूंगा और अगले लेक्चर में इसे डिटेल में दूंगा। तो आप जरा इसे देखें एक बार। क्या हमें केस दिया गया? हमें जो केस दिया गया वो बेटा डेंसर टू रेयरर दिया गया, कि रे जो है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है। अब साहब डेंसर टू रेयरर जाने में ऑब्जेक्ट से एक रे सीधी निकाल लीजिए, तो लॉजिकली जो रे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है उसे तो सीधा ही जाना है। तो आप एरो जरूर मार्क कर दीजिए ना, एरो मार्क करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और टीचर भी। उसके बाद एक रे आप ऐसे निकालिए, तो लॉजिकली इसे मुड़ जाना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसलिए क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है, ये एक रे और ये दूसरी रे। अब इसे आप यहाँ ले जाइए, तो लॉजिकली ये जो रे है ये तो ग्रेस करने वाली है। और ग्रेस कैसे करने वाली है? सबको पता है ना ग्रेस करेगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रही है। यहाँ पर आप ऐसे नॉर्मल बना दीजिए, और ये जो एंगल है इसे आप IC क्रिटिकल एंगल बोलिए। अब एक क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर के एंगल पर गिराइए। जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर हो जाएगा और डेंसर से रेयरर रे जा रही होगी, तो लॉजिकली रे को अभी और मुड़ना है। पहले ऐसे मुड़ी थी, और मुड़ी थी, और मुड़ी थी, ग्रेस करने लगी, अब और मुड़ेगी, तो लॉजिकली ये रे वापस आ जाएगी। और जब ये रे अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी तो हम इस एंगल को R बोलेंगे और R की वैल्यू I के बराबर होगी। और हम इस जगह पर पा रहे हैं कि रे पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, और कॉन्सेप्ट का नाम आया TIR। TIR का मतलब क्या आया बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का टॉपिक है ये यही है। हम रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर से रिफ्लेक्शन नहीं करा रहे हैं, हमने ट्रांसपेरेंट बाउंड्री रखी, इधर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऊपर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। बस ध्यान दिया कि नीचे डेंसर है, ऊपर रेयरर है, रे आ रही है डेंसर से, जा रही है रेयरर में, और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कभी ना कभी क्रिटिकल एंगल आएगा, जब क्रिटिकल आएगा तो रे ग्रेस करेगी, उससे भी बड़े एंगल पर जब आप रे डाल देंगे तो ये रे और मुड़कर अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। मीडियम ट्रांसपेरेंट था, रिफ्लेक्शन होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कभी भी डेंसर टू रेयरर ट्रांसमिशन में, ये इंपॉर्टेंट शब्द है कि डेंसर से रेयरर ट्रांसमिशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो जो रे आ रही है वो रिफ्रैक्शन सफर ना करके सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के नियमों को भी मानेगी, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। इसको हम बोलेंगे TIR कर रही है रे, और हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के लेक्चर में TIR को हमने सिर्फ समझाकर छोड़ा है, अगले लेक्चर में TIR को यहीं से उठाएंगे, डिफरेंट केसेस में आपको TIR दिखाएंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ पर हम ओवर करते हैं। कहानी आज की खत्म होती है
और आज का लेक्चर खत्म, पैसा हुआ हजम। दो चीजें पढ़ी हम लोगों ने। पहले तो पढ़ा कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म से डेविएशन क्या है, मिनिमम डेविएशन क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, उसका कैसा ग्राफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या उसका रिलेशन है। फिर हमने सीखा क्रिटिकल एंगल क्या है और क्रिटिकल एंगल की बेसिक डेफिनेशन जानी। डेफिनेशन के बाद उसका रिश्ता निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन निकालने के बाद हमने क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या कराया, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये TIR को हमने सिर्फ इन्फेंट स्टेज में छोड़ दिया आज। कारण क्या है कि आज हमने टॉपिक का नाम बताकर छोड़ा है, अगले लेक्चर को यहीं से जोड़कर पढ़ाएंगे, तो सारे लेक्चर्स इंटरलिंक्ड रहेंगे, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल साउथ सिटी PCMB को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो JEE नीट का नहीं है, वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस का है, और वही चीज पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में आएगी। जो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा वो पढ़ाया जाएगा साउथ सिटी PCMB पर। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में फुल मार्क्स गेन करने के लिए हमें लगातार फॉलो करिए। सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आपको यहाँ पर 11th, 12th की और 10th की हमारे और भी चैनल्स हैं जिसमें 11th का भी पूरा कंटेंट अवेलेबल। आप उसे देखें, एंजॉय करें, और जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। कोई सजेशंस हैं तो वो भी हमें दें कमेंट के थ्रू, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें TIR और TIR के डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।